पानी भर कर ला। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अजी सुनिए, इसे कह देना कि पानी लाने के बाद सीधे जंगल जाए और सूखी लकड़ियां काट कर लाए। घर का चूल्हा खाली पड़ा है, दोपहर की रोटी कैसे बनेगी? सुना तुमने? ओ हादी, लौटते वक्त लकड़ियों का गट्ठा साथ लाओगे और फिर सीधे खेतों में पहुंच जाना, वहाँ बहुत काम पड़ा है। जी भाभी, जी भैया, मैं अभी जाता हूँ। पंजाब के एक शादाब और खूबसूरत से देहात के किनारे, जहाँ खेतों की हरियाली खत्म होकर एक छोटा सा जंगल शुरू होता था, वहाँ एक पुराना सा कच्चा मकान था। ये मकान रहमान का था, जो अपनी बीवी शकीला और अपने छोटे भाई हादी के साथ रहता था। माँ बाप की वफात के बाद हादी ने अपने बड़े भाई रहमान का दामन इस उम्मीद से थामा था कि भाई उसे बाप की तरह प्यार और साया देगा। लेकिन रहमान और उसकी बीवी शकीला हादी को भाई नहीं बल्कि घर का मुफ्त का मुलाजिम समझते थे। दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते और बदले में सिर्फ ताने, रुसवाई और सूखी रोटियां मिलती। अरे ओ हादी, अभी तक सो रहा है क्या? सूरज सर पर आने वाला है और तेरे नवाबजादों के ठाठ खत्म नहीं हो रहे। अभी तो बाहर बिल्कुल अंधेरा है भैया, ठंडी हवा चल रही है। मुझे मत सिखा कि दिन कब होता है और रात कब। जा, पहले कुएं से 2 बड़े घड़े पानी भर कर ला। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अजी सुनिए, इसे कह देना कि पानी लाने के बाद सीधे जंगल जाए और सूखी लकड़ियां काट कर लाए। घर का चूल्हा खाली पड़ा है, दोपहर की रोटी कैसे बनेगी? सुना तुमने? ओ हादी, लौटते वक्त लकड़ियों का गट्ठा साथ लाओगे और फिर सीधे खेतों में पहुंच जाना, वहाँ बहुत काम पड़ा है। जी भाभी, जी भैया, मैं अभी जाता हूँ। बेबस और यतीम हादी चुपचाप उठ गया, मट्टी के घड़े उठाए और ठिठुरती सुबह में कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं से पानी लाने के बाद वो भूखे पेट ही कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ भागा। कई घंटों की मुशक्कत के बाद जब वो भारी लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाए वापस लौटा तो उसकी टांगें कांप रही थीं। लेकिन जुल्म की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई थी। अरे वहाँ बुत बनकर क्या खड़ा है? लकड़ियां नीचे रख और पहले गाय भैंसों के आगे चारा डाल। बेचारे बेजबान। हादी फिर काम में लग गया। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम ढलने लगी, लेकिन हादी के काम थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी खेतों में हल चलाना, कभी मवेशियों को नहलाना, तो कभी तबेले की सफाई करना। गांव के कई लोग जमींदारों के खेतों से आते जाते ये सब देखते थे। उन्हें हादी पर बहुत तरस आता था, लेकिन रहमान के गसीले मिजाज के डर से कोई बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करता था। शाम को जब हादी निढाल होकर घर पहुंचा तो उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। रात के वक्त रहमान और शकीला के लिए घर के अंदर गर्मा गर्म सालन, दाल और घी लगी रोटियां बन रही थीं। महक बाहर तक आ रही थी। हादी को लगा कि आज उसने दिन भर बहुत काम किया है, शायद आज उसे भरपेट और अच्छा खाना मिलेगा। यही उम्मीद लिए वो सहन में बैठ गया। भाभी, बस इतनी सी सूखी रोटी? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। हाँ, तो क्यों? तुझे क्या यहाँ कोई शाही दावत चाहिए? बड़े आए महाराजा। तो क्या हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया? इसी घर में रहता है ना? ज्यादा जुबान मत चला। जो मिला है चुपचाप खा और कोने में जाकर सो जा। हादी चुप हो गया। वो जानता था कि आगे बोलने का मतलब और ज्यादा बेइज्जती और मारपीट होगी। उसने वो सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाई और सो गया। हफ्तों और महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक रात हादी घर के बाहर सोया हुआ था कि अंदर से भाई और भाभी की आवाजें उसके कानों में पड़ी। अजी, सुनते हो? इस हादी का बोझ कब तक अपने सर पर उठाओगे? मुझे उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। मेरा बस चले तो उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दूं। बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे भी अब ये किसी काम का नहीं लग रहा। कल ही से कोई बहाना बनाकर निकाल देता हूँ। ये सुनकर हादी का दिल अंदर से पूरी तरह टूट गया। जिस घर और भाई को वो अपना समझता था, वहाँ लोग उसे सिर्फ एक बोझ समझ रहे थे। अगली सुबह रहमान ने उसे फिर से जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया। दोपहर का वक्त था, जंगल में सिसकियां थीं और सलीका था।
हादी उदास मन से एक बहुत पुराने घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक हवा तेज चली और पत्तों की सरसराहट के बीच से एक अजनबी भारी आवाज गूंजी। हादी, ओ हादी, उठ खड़ा हो। जिस घर में तेरी इज्जत नहीं, तेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं और तेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं, उस घर को छोड़ दे, अपनी नई राह चुन। तेरी मंजिल कहीं और है। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। क्या ये मेरा वहम है या कोई मुझसे मजाक कर रहा है? लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की साएं साएं आवाज थी। हादी ने लकड़ियों का गट्ठा उठाया और भारी मन से घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसके दिमाग में अब एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या उसे सचमुच वो घर छोड़ देना चाहिए। घर के आंगन में पहुंचा, भाभी शकीला पहले से ही गुस्से में लाल पीली खड़ी थी। उसने हादी के हाथ से लकड़ियां छीनी और चिल्लाने लगी। इतनी देर कहाँ लगा दी कामचोर? जरूर कहीं ना कहीं आराम कर रहा होगा। भाभी, मैं सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ। जंगल में आगे चला गया था। बहाने मत बना। तू इस घर पर सफेद हाथी बन गया है। खाता यहाँ का है और काम चोरी करता है। अगर रहना है तो गुलाम बनकर रह, वरना दफा हो जा यहाँ से। भैया, क्या आप भी यही चाहते हैं? क्या मैं सच में आप लोगों पर बोझ हूँ? हाँ, शकीला ठीक कहती है। हमारी अपनी गुजर बसर मुश्किल है, हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। जहाँ जाना है चले जाओ। आज पहली बार हादी को महसूस हुआ कि इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं बची। उसी रात जब रहमान और शकीला गहरी नींद सो रहे थे, हादी चुपचाप उठा। उसने अपनी पुरानी चादर और एक छोटा सा झोला उठाया और बगैर किसी को जगाए हमेशा के लिए बाहर निकल गया। पूरी रात वो चलता रहा। सुबह होते होते वो एक नए, बहुत बड़े और खुशहाल गांव में पहुंच गया। इस गांव के कोने पर एक बहुत बड़ी आलीशान हवेली थी, जिसके बाहर 10 से ज्यादा कीमती गाय भैंसें बंधी थी। ये हवेली उस इलाके के सबसे बड़े जमींदार चौधरी तारिक की थी। चौधरी साहब के पास सब कुछ था, सैकड़ों बीघा जमीन, अनाज के गोदाम और दौलत। उसी वक्त चौधरी की नजर हवेली के बाहर थकी हारी बैठी हादी पर पड़ी। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हो? जी चौधरी साहब, मेरा नाम हादी है। पास के गांव से आया हूँ, बेघर हूँ। जो कोई... अच्छा, मेरे पास मवेशी भी बहुत हैं और खेत भी। मेहनत का काम है, क्या संभाल लोगे? मुझे मेहनत से डर नहीं लगता चौधरी साहब, बस इज्जत की 2 वक्त की रोटी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा, खाना और हर महीने 3000 रुपए दूंगा। मंजूर है? आपका बहुत एहसान है चौधरी साहब, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी खिदमत करूंगा। चौधरी तारिक की हवेली में हादी को आए कई महीने बीत गए। हादी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। वो सुबह सवेरे उठकर तबीले की सफाई करता, मवेशियों को नहलाता और खेतों की पूरी देखभाल करता। गांव के दूसरे मुलाजिम भी हादी की मेहनत देखकर दंग रह जाते थे। चौधरी तारिक अक्सर दूर खड़े होकर हादी को काम करते देखते, लेकिन उनके दिल में एक परख थी कि क्या हादी सचमुच ईमानदार है या मौके मिलने पर बदल जाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, चौधरी साहब ने रुपयों से भरा एक बड़ा बैग चुपचाप हादी के कमरे की मेज पर रख दिया और अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब हादी की आंख खुली तो उसकी नजर उस बैग पर पड़ी। अरे, इसमें तो इतने सारे पैसे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। ये जरूर चौधरी साहब का बैग है जो भूल से यहाँ रह गया है। चौधरी साहब, ये रुपयों से भरा बैग मेरे कमरे में रह गया था। शायद रात को आप भूल गए थे। इसे संभालिए। हादी, तुमने ये बैग खोला था? तुम्हें लालच नहीं आया कि थोड़े से पैसे निकालकर अपनी गरीबी दूर कर लो? चौधरी साहब, जो चीज मेरी मेहनत की नहीं, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मेरी गरीबी मेरी खुददारी से बड़ी नहीं है। हादी बेटा, आज तुम मेरे इम्तिहान में पास हो गए।
ये बैग मैंने ही जानबूझकर रखा था। मुझे एक वफादार और ईमानदार इंसान की तलाश थी। आज से तुम मेरे मुलाजिम नहीं, बल्कि मेरी पूरी जायदाद, खेतों और कारोबार के मैनेजर हो। हादी की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि अब वो तबेले का काम नहीं करता था, बल्कि मैनेजर बनकर सारे हिसाब किताब संभालता था। समय बीतता गया और एक रात चौधरी तारिक को बहुत तेज बुखार आ गया। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन हादी ने दिन रात एक कर दिए। आप सब गवाह रहे, मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन इस बीमारी में हादी ने मेरी सगे बेटे से बढ़कर खिदमत की है। इसलिए आज से मैं अपनी आधी जायदाद, जमीन और हवेली हादी के नाम करता हूँ। आज से ये मेरा वारिस है। हादी अब एक बड़ा जमींदार बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी और अखलाक में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। एक शाम उसे अपने पुराने गांव की याद सताने लगी, जहां उसने इतने दुख झेले थे। उसने चौधरी साहब से इजाजत ली और अपनी चमकती गाड़ी में बैठकर अपने पुराने गांव की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो आलीशान गाड़ी गांव की सीमाओं में दाखिल हुई, गांव के लोग काम छोड़कर रास्ते पर जमा हो गए। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है? कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर लगता है। अरे अरे, ये तो रहमान का छोटा भाई हादी है। ये इतना बड़ा साहब कैसे बन गया? हादी गाड़ी से उतरा। उसने गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और वहां एक 3 मंजिला आलीशान हवेली बनवानी शुरू कर दी। रहमान और शकीला भी ये सब दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भूख और गुर्बत की वजह से अब उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनका कारोबार और खेत बर्बाद हो चुके थे। एक दिन वो दोनों हिम्मत करके हादी के सामने आ गई। हादी भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम इतने अमीर कैसे बन गए? भाभी, याद है एक वक्त था जब मैं 2 सूखी रोटियों के लिए तरसता था और आप मुझे दुत्कार देती थी? और भैया, याद है आपने कहा था कि जहां जाना है चले जाओ, तुम हम पर बोझ हो? हादी भाई, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी नीयत की सजा भुगत रहे हैं। हमारे खेत सूख गए और हम दाने दाने को मोहताज हैं। भैया, भाभी, मैंने आप दोनों को उसी रात माफ कर दिया था जिस रात मैंने वो घर छोड़ा था। आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर उस रात आप मुझे घर से ना निकालते तो शायद मुझे मेरी ये पहचान कभी ना मिलती। इंसान की कीमत उसके कपड़ों। हादी ने अपने भाई और भाभी को रहने के लिए अपने नए मकान में जगह दी और उनकी जरूरतों का ख्याल रखा। रहमान और शकीला की आंखें नदामत के आंसुओं से भीगी हुई थीं। उन्हें अपने किए का पछतावा हो चुका था और उनका गुरूर खाक में मिल चुका था, चौधरी तारिक की दी गई नेमत की बदौलत। हादी ने ये साबित कर दिया कि मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान की नीयत साफ हो और वो ईमानदारी का रास्ता ना छोड़े, तो खुदा की जात उसे एक दिन फर्श से उठाकर अर्श पर जरूर बिठा देती है।